इंडस्ट्रीज सेल में काम करने वाले कार्यकर्ता भाई और बहनों, सबसे पहले मैं इंडस्ट्रीज सेल से एक प्रार्थना करना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो विजन डॉक्यूमेंट हम तैयार कर रहे हैं वो लगभग काफ़ी अंशों में पूरा होते आ रहा है। उसका स्ट्रक्चर हमने तय किया है, स्ट्रक्चर अभी पूरा होगा और बाद में पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड को उसका प्रेजेंटेशन करके फिर उसको अलग अलग जगह पर देश में चर्चा के लिए आम लोगों में रखेंगे और कार्यकर्ताओं का और जनताओं का सुझाव लेकर फिर इसके बारे में उसको अंतिम स्वरूप देंगे। जहाँ तक हमारा जो विजन डॉक्यूमेंट हम बना रहे हैं उसमें इंडिया विजन 2025 ये उसका नाम है और हम लोग जो उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे देश का जीडीपी ग्रोथ रेट 12.5% तक हमको लेके जाना है और ये बात अगर हमको पूरी करनी है तो इंडस्ट्रीज सेक्टर का बहुत बड़ा महत्व है। मुझे कहते हुए आपको खुशी हो रही है कि एक छोटी सी पुस्तिका है, आज नीरज जी से मैं कहूँगा कि वो पुस्तिका बुला लीजिए। हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट में जो हमारा रिसर्च पॉलिसी फाउंडेशन है, जो पॉलिसी बनाता है, उसमें बनाई हुई है। उसमें उल्लेख किया हुआ है कि एनडीए शासन कार्यकाल और एनडीए शासन कार्यकाल में किस प्रकार की परिस्थितियां थी और यूपीए सरकार के समय किस प्रकार की परिस्थिति है। दूसरा उसमें महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यूपीए के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार किस प्रकार से उसका परफॉर्मेंस कैसा है और एनडीए के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सरकार का परफॉर्मेंस कैसा है। देश का एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 2.5% है, गुजरात का एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 11.40% है और मध्य प्रदेश का एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 18.50% है। देश का जीडीपी 4.5% है, मध्य प्रदेश का जीडीपी 11.20 है, गुजरात का जीडीपी 11.50 है और देश का 4.5% है। अगर आप किसी भी पैरामीटर पर, इकोनॉमिक पैरामीटर्स पर जाएंगे तो गुड गवर्नेंस के कारण भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में ये सिद्ध करके दिखाया है कि हमारी पार्टी निश्चित रूप से कांग्रेस और यूपीए की तुलना में 3 गुना 4 गुना अच्छा शासन दे सकती है। ये हमारे गवर्नेंस के रिकॉर्ड के आधार पर हमने सिद्ध करके दिखाया। ये हमारे पार्टी का सबसे बड़ा और पॉजिटिव पॉइंट है। अब प्रश्न ऐसा है कि आज कांग्रेस ने तो देश का बैंड बाजा बजा दिया है। मैं बार बार उन बातों का जिक्र करता हूँ, बार बार आप सबको पता है कि हमारा जिस प्रकार से आज देश की स्थिति है, आज हमारे देश में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का इम्बैलेंस $350 बिलियन का है। जो रुपया एक समय 47 में $1 पर 1 रुपया था वो 68 रुपये तक चला गया है। जो फूड इन्फ्लेशन है पूरे देश में 4% से ज़्यादा नहीं है, वो अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री ने फूड इन्फ्लेशन 18% तक पहुंचाया है। जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो बढ़ने के बजाय नीचे चला गया है। 20,000 करोड़ का केवल हम डीजल इसलिए फूंक रहे हैं क्योंकि हमारे गाँव में हमारे इंडस्ट्री को और हमारे लोगों को बिजली नहीं मिलती, इसके कारण मिल रहा है, डीजल फूंक रहे हैं। 6 लाख करोड़ का हमारा इंपोर्ट क्रूड ऑयल का, पेट्रोल, डीजल और गैस का है। हमारे देश में 61,000 करोड़ का इंपोर्ट ये एडिबल ऑयल का है। और कल ही मैं आईटी कंपनी वालों के साथ बैठा था। हमारा $60 बिलियन का इंपोर्ट ये आईटी से रिलेटेड जो हार्डवेयर है उसमें होता है। और मैं चाहता हूँ कि हमारा इंपोर्ट कम हो जाए, हमारा एक्सपोर्ट बढ़े। केवल हमारा एक्सपोर्ट ना बढ़े तो एक्सपोर्ट के कारण हमारी इंडस्ट्री बढ़े, एंसिलरी इंडस्ट्रीज बढ़े, रोजगार की निर्मित हो और देश प्रगति और विकास की ओर जाए। और इसलिए इंडस्ट्री के बारे में हमको सही नीति के बारे में विचार करना होगा। हम बार बार ये कह चुके हैं कि आज की ये जो परिस्थिति है जिसके कारण एफडीआई आ नहीं रहा, जो है वो वापस जा रहा है, देश छोड़कर लोग जा रहे हैं। ऐसे स्थिति में हमारे देश की आज की स्थिति में आज हमको इस देश को फिर से एक बार पॉजिटिव ग्रोथ की तरफ लेकर जाना है।
और ये जो परिस्थिति निर्माण हुई है, इसका कारण रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसीज, बैड एंड करप्ट गवर्नेंस, विजनलेस लीडरशिप, नॉट टेकिंग डिसीजंस, ये इसके 4 प्रमुख कारण हैं। अगर मोटे तौर पर कहे जाए तो फेलियर ऑफ लीडरशिप, यूपीए चेयरपर्सन करके सोनिया गांधी और देश के प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह, इन दोनों ने देश को जिन जिन बातों का हमको विश्वास दिया था, उसके साथ हिंदुस्तान की जनता के साथ विश्वासघात हुआ है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से इस देश को इस परिस्थिति से अगर बाहर ले जाना है, पॉजिटिव मार्ग पर ले जाना है, तो इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर का है, एग्रीकल्चर सेक्टर का है, सर्विस सेक्टर का है। एग्रीकल्चर और सर्विस सेक्टर का तो विचार हम कर रहे हैं, पर इंडस्ट्रीज़ में बेसिकली 3 प्रकार के पार्ट है। एक लघु उद्योग है, एक मीडियम इंडस्ट्री है और एक मेजर इंडस्ट्री है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज चाइना की तुलना में हमारे यहाँ पावर के रेट ज़्यादा है, चाइना की तुलना में बैंक के इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, चाइना की तुलना में हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रही है। और इसलिए आने वाले समय में हमारे इंडस्ट्री को सोचना होगा कि हाउ वी कैन रिड्यूस द प्रोडक्शन कॉस्ट एंड हाउ वी कैन मेक आवर प्रोडक्ट ईजीली अवेलेबल एंड इकोनॉमिकली वायबल टू द वर्ल्ड। दुनिया को हमारे प्रोडक्ट क्वालिटी के और कीमत के आधार पर हम उसको किस प्रकार से एक्सपोर्ट पोटेंशियल उस पर निर्माण करें, ये भारत के इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड होता है। बहुत सी बातों की चर्चा होती है, जैसे डिफेंस में हम लोग 1,15,000 करोड़ का इंपोर्ट करते हैं, जिसमें हेलीकॉप्टर्स आते हैं, कोई ट्रक्स हमने लिए हैं, रनगाड़े खरीदते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट खरीदते हैं। मेरे मन में आया कि जब बात आती है कि ये सब हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, पर जिस प्रकार से देश में सुजुकी के साथ मारुति ने आकर इंडस्ट्री शुरू की, कार की, तो हमारे देश में तो कार आई ही, पर उससे भी महत्वपूर्ण ये हुआ कि हमारे देश से कार एक्सपोर्ट होने लगी। और कार एक्सपोर्ट होने लगी, इसका परिणाम ये हुआ कि मारुति के कारण एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ को बहुत बड़ा काम मिला। अब डिफेंस में जो 1,15,000 करोड़ का इंपोर्ट जिस सेक्टर में हम कर रहे हैं, क्या उन लोगों को हमको हज़ारों हेलीकॉप्टर चाहिए? क्या वर्ल्ड की सबसे अच्छी कंपनी को उसके नो हाउ के साथ हम हिंदुस्तान में ला नहीं सकते? क्या हिंदुस्तान में अगर इसको बनाएंगे तो एंसिलरी इंडस्ट्री बढ़ेगी और आगे चलकर हमारी तो रिक्वायरमेंट पूरी होगी ही, पर इसके अलावा अगर हम लोग उसको अगर क्वालिटी के दृष्टि से और प्राइस के दृष्टि से अगर कॉम्पिटिटिव बनाएंगे तो वर्ल्ड में हम चीज़ों को एक्सपोर्ट कर सकेंगे। तो हमको हमारी इकोनॉमी जो बनानी है, जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट हो, जो प्रोडक्शन कॉस्ट में कम से कम रिजनेबल उसकी प्राइस हो और आउटस्टैंडिंग रिसर्च के साथ बेस्ट क्वालिटी हो, और ये करने के बाद ही वर्ल्ड में हम मार्केट को मिला सकते हैं। मैं इंडस्ट्रीज़ हमारे सेल के लिए और अपने नीरज जी को विशेष रूप से प्रार्थना करूंगा कि नाउ दिस इज़ अ टाइम फॉर ऑल ऑफ बीजेपी सेक्टर्स। जैसे कोई मजदूरों में काम कर रहा है, कोई हेल्थ केयर में काम कर रहा है, कोई एग्रीकल्चर में काम कर रहा है, आपको सबको पॉजिटिवली ये सोचना चाहिए कि देश के भविष्य के नीति में हम उद्योग क्षेत्र में ऐसी कौन सी नीति अपनाएं जिससे हम हमारे देश को शक्तिशाली बना सकते हैं। हम ऐसी कौन सी नीति अपनाएं जिससे हम हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। हम ऐसी कौन सी नीति अपनाएं जिससे हम हमारी एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ को और इंडस्ट्री को बढ़ाकर एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल के नए सेक्टर को निर्माण कर सकते हैं। हम ऐसी नीति अपनाएं कि जिसके कारण प्रोडक्शन को बढ़ाकर गवर्नमेंट को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे दे सकते हैं। मुझे लगता है कि देश के विकास की ओर हमको देश को ले जाना, यही भारतीय जनता पार्टी का मिशन है। तो मैं आपसे ये प्रार्थना करूंगा कि मेजर इंडस्ट्रीज़ के लिए, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक का क्षेत्र हो, चाहे वो हमारे हेवी मशीनरी का क्षेत्र हो, चाहे वो हमारे टेक्सटाइल का क्षेत्र हो, अलग अलग क्षेत्र में सबका उल्लेख करना है क्योंकि आपका संबंध अलग अलग सेक्टर से है। मैं हाउसिंग को भी एक इंडस्ट्री मानता हूँ। खैर हाउसिंग का हम अलग विचार कर रहे हैं, पर हमारे देश में केवल 1% लोग 10 लाख के कम मकान खरीद सकते हैं। नहीं, 10 लाख के ऊपर का मकान खरीदने की ताकत केवल 1% लोगों में है। तो देश के 99% लोग मकान नहीं खरीद सकते।
तो क्या हम फ्लैश का उपयोग करके, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके गरीबों के लिए मकान बना सकते हैं? मैंने एक प्रयोग किया, ये मिनरल वाटर में फ्लैश भर के वो एक के ऊपर, मैंने नहीं किया, एक बंगाली लड़का है, इंजीनियर इन्वायरमेंट में काम करता है, उसको रखकर, उसको दोनों बाजू में बॉटल रखकर बांध दिया और कंक्रीट डाल दिया और दीवार खड़ी की, और जो फ्रूटी और धारा है उसका जो वेस्ट है उससे शीट बनाई, और शीट बनाने के बाद उसका रूप तैयार हो गया। तो एक 700 स्क्वायर फीट का मकान अभी हमने ट्रायल के रूप में 15 दिन में तैयार होगा। अब ये मकान की कीमत 250 से 300 रुपये स्क्वायर फीट पड़ रही है। तो 400 स्क्वायर फीट का मकान 1.25 लाख 1.5 लाख में होगा और 10 साल ये मकान टिकेगा। ये इको फ्रेंडली है। और अभी ऐसी अनेक बातें हैं कि जिसका उपयोग करके हो सकता है। अभी हम लोग गैस इंपोर्ट करते हैं, तो मैंने आपको पिछले बार बताया था कि हमने कॉटन स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ, बायोमास की पैलेट बनाई और पैलेट से गैस स्टोव बनाए। अब 10,000 स्टोव बेच दिए और 15,000 युवाओं को रोजगार मिला और 5,000 ट्रैक्टर को काम मिला है। अब लगातार ये रूरल एरिया में मिला है। और ये गैस स्टोव है, ये एलपीजी की तुलना में 3 किलो पैलेट इक्वल टू 1 kg गैस। तो कमर्शियल गैस के रेट में 40% प्राइस में, जैसे गैस की भट्टी जलती है वैसे जलती है, कोई धुआं नहीं होता। मेरा जो कहना है कि सोलर एनर्जी में, अल्टरनेटिव एनर्जी में हमारे यहाँ जो भी रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है उसका उपयोग करके हम रिसर्च करके सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी जो इको फ्रेंडली है वो लाकर हम देश को आगे कैसे ले जा सकते हैं। जैसे पिछले बार मैंने उदाहरण के लिए आपको बताया था कि हमारी नागपुर महानगर पालिका देश की पहली महानगर पालिका है कि जो शौचालय का गंदा पानी 16 करोड़ रुपए में बेचती है। कैन यू इमेजिन कि जो लैट्रिन में पानी खराब होता है, शौचालय में जाता है, वो हम लोग 16 करोड़ रुपए साल के मिलते हैं। आप पूछोगे कैसा? तो हमने उसको रिसाइकलिंग किया और महाराष्ट्र के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो गवर्नमेंट का, उनको पावर जनरेशन के लिए पानी दे दिया। JNRUM में लोन लिया और उससे वो प्लांट तैयार कर लिया। अब 16 करोड़ हर साल 10% राइज, तो 16 करोड़ रुपए फुकट की कमाई हुई। वैसे तो प्रॉब्लम था कि पानी कहाँ फेंकना। तो नाउ इन प्रेजेंट देयर इज ए टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल दैट वी कैन कन्वर्ट वेस्ट इनटू गोल्ड। दिमाग की आवश्यकता है। अभी मैंने दिल्ली के मैनिफेस्टो के लिए एक बात रखी है, सुझाई है कि जितने बड़े बड़े स्टेडियम्स है, रूफ्स है, बंगले हैं, सब के ऊपर हम सोलर पैनल लगा देंगे और मीटर ऐसे बनाएंगे कि जब घर बंद रहेगा, बिजली नहीं चलेगी, तब यूनिट डिपॉजिट होंगे और जब हम घर में बिजली चलाएंगे तो यूनिट विड्रॉ करेंगे, बैंकिंग होगा। तो हर घर देश का अगर पावर जनरेशन का सेंटर बन जाएगा तो पावर का शॉर्टेज नहीं आएगा। अभी देखो ये स्टेडियम, ताल कटोरा स्टेडियम कितना बड़ा बना है। अब एक एक स्टेडियम पर अगर हमने ठीक से अगर सोलर पैनल खड़े कर दिए तो पावर जनरेशन होगी। तो कम से कम उस जितना एनर्जी यूनिट डिपॉजिट करेंगे, मुझे नहीं लगता कि उनको 1 रुपये बिल साल में देना पड़ेगा, क्योंकि उतना यूनिट तो डिपॉजिट करेंगे। तो कहीं ना कहीं ऑल सेक्टर्स में इनोवेटिव अप्रोच में काम करें। और इसलिए हमारे विजन डॉक्यूमेंट में हमने सुझाया है 3 डिपार्टमेंट नए खोल रहे हैं। पहला डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। दूसरा डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ ई गवर्नेंस, ताकि हम सबको ई गवर्नेंस में आना चाहते हैं, ताकि 80% करप्शन रेट टैपिज्म बंद होगा। और तीसरा जो है वो है डिपार्टमेंट ऑफ बायोफ्यूल्स। और जब एक महत्वपूर्ण बात आपके विचार के लिए मैं रख रहा हूँ, उसका निर्णय नहीं हुआ है, पर यह बात का भी विचार आप करिए, क्योंकि इसके लिए सोचने वाले लोगों की आवश्यकता है। वो अर्थ क्रांति करके एक अच्छा ग्रुप है, उन्होंने एक प्रेजेंटेशन मुझे दिया, नरेंद्र भाई को दिया, राजनाथ जी को दिया, बहुत लोगों को दिया है। और प्रेजेंटेशन ये है कि देश में से इनकम टैक्स, सेल टैक्स, एक्साइज सब टैक्स कैंसिल कर दो। एबॉलिशन ऑफ ऑल टैक्सेस और इंस्पेक्टर राज ऑफ डिप्यूटी कमिश्नर और लाल पीले दिए लेके जितने घूमते हैं खत्म कर दो सब। देयर विल बी नो टैक्स। अब आप पूछोगे कैसे चलेगा? उन्होंने कहा देयर विल बी ओनली 1 टैक्स इज एक्सपेंडिचर टैक्स।
आज 1.5 लाख बैंक है, 8 लाख बैंकें बनेंगी। आप कोई भी खर्चा अगर होटल में रहकर अगर आपका 15,000 का बिल हुआ, अगर होटल में आपने दिया तो 2% होगा, तो 2% होटल के पास से डायरेक्ट बैंक में जमा होगा और 1,000 रुपये की और 500 की नोट ही कैंसिल होगी। अभी किसी को रिश्वत देना है 2 करोड़ रुपए, तो वो आपको टेम्पो में ले जाना होगा, तो इट इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो 50,000 रुपये और 100 रुपये के नोट ले जाकर 2 करोड़ देना बहुत कठिन हो जाएगा। तो जो अंदाज उन्होंने निकाला है, जो मैंने भी अध्ययन किया है, कि आज देश के सभी देश का और स्टेट का रेवेन्यू ये 14 लाख करोड़ है, और इस सिस्टम से अगर जाएंगे हम लोग तो हमारा पहले साल रेवेन्यू 40 लाख करोड़ होगा। मुझे एक व्यक्ति ने बताया, बहुत बड़े व्यक्ति है, नाम नहीं बताता, बोले एक इनकम टैक्स रेड हुई, तुम सही में दोषी हो या न हो, पर दैट कॉस्ट मी 15 करोड़ एटलीस्ट। लोगों ने तंग कर दिया भ्रष्टाचार के कारण, ट्रांसपेरेंसी लाए, लोग टैक्स देने के लिए तैयार है, पर झटके मारने के लिए इंस्पेक्टर, डेप्यूटी इंस्पेक्टर, कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर जो आता वो छाती पे कूदता है। लोग तंग आ गए इससे। एक बार अगर उससे भी हम लोग एक बार टैक्स लगे, एक्सपेंडिचर टैक्स खत्म, 3.5 लाख लोग बेरोजगार होंगे। जो इनकम टैक्स वगैरह बंद हो गए तो 3.5 लाख बेरोजगार होंगे। पर बैंकों के द्वारा जो बैंकों की ब्रांचेस जो है 1.5 लाख की 8 लाख होगी, उसके कारण कम से कम फिर से 5 से 7 लाख लोगों को डायरेक्ट रोजगार मिलेगा। तो मेरा कहना है कि कोई बेरोजगार नहीं होंगे, और ये काले पीले गाड़ियाँ, लाल नीला दिया लगा के जो एक राज चल रहा है, ये इंस्पेक्टर राज, इससे छुटकारा पाएगा। तो उसको बहुत लोगों ने पसंद किया है, और मैंने उनको और सजेस्ट किया कि इसमें एक करना चाहिए कि 600 एकड़ का कॉम्प्लेक्स तय करिए। नोटों का पेपर भी हम ही तैयार करेंगे, जो देश में कोई पेपर नहीं वही पेपर होगा। इसमें प्लास्टिक फाइबर डालेंगे, जूट फाइबर डालेंगे, पेपर फाइबर डालेंगे, अलग प्रकार का पेपर तैयार होगा जो देश में कहीं नहीं है। और प्रिंटिंग प्रेस भी ऐसी टेक्नोलॉजी की जो कहीं नहीं है। तो ये जो फेक करेंसी वाला प्रॉब्लम है ये भी नहीं होगा। आज देश में बहुत बड़े प्रमाण पाकिस्तान, बांग्लादेश से फेक करेंसी आ रही है, हमारी इकोनॉमी उद्ध्वस्त हो रही है। तो ये जो इतने अनेक बातें हैं, क्या इस पर हमारे सेल में अगर विचार होता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो अलग अलग देश के हित में इन सब बातों का विचार करना, उसके ऊपर अपना विचार तैयार करके पार्टी के उचित फोरम तक पहुंचाना, और पार्टी के उचित फोरम में पहुंचाकर उसको मैनिफेस्टो या विजन डॉक्यूमेंट में लाना, और उसमें लाने के बाद जो सरकार बनेगी उस सरकार के मुख्यमंत्री और मंत्री को कहना कि दिस इज़ द बाइबल ऑफ द पार्टी, ये एक भगवत गीता है हमारी, यू हैव टू इम्प्लीमेंट इट, आपको इसको इम्प्लीमेंट करना है। आप अगर 5 साल के बाद अच्छे निर्णय इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो आज मेहनत करो। मैं आपको प्रार्थना करूंगा, नीरज जी को, रवि जी को, सबको, कि आज भविष्य में इंडस्ट्री के बारे में, नीति बनाने के बारे में बैठिए। एक प्रार्थना करता हूँ, जब भी इंडस्ट्री में बैठते तो पहला बोलते हमारा ये टैक्स कैंसिल करो, हमारा प्रोफेशनल टैक्स कैंसिल करो, हमारा ढकाना करो। केवल आपके वेस्टेड इंटरेस्ट में मत सोचो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं तो बोल रहा सभी टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, सब टैक्स कैंसिल करना, देयर विल बी नो टैक्स। तो हम तो उस तरफ जा रहे हैं। तो आपके यूनिट के इंटरेस्ट में विचार करके बात मत करो, देश के हित में बात करो। इंपोर्ट कम कैसे होगा इसके लिए बात करो, एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगा इसके लिए बात करो, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल कैसे बढ़ेगा उसके लिए बात करो, एंटरप्रेन्योरशिप कैसे बढ़ेगी उसके लिए बात करो, रिसर्च डेवलपमेंट और इनोवेशन के साथ नए नए प्रोडक्ट कैसे तैयार हो इसके लिए बात करो, क्वालिटी के हिसाब से और प्राइस के हिसाब से वर्ल्ड में हम कॉम्पिटिटिव कैसे बने इस पर बात करो। और डिफरेंट इंडस्ट्रीज के जो पार्ट्स हैं उसकी आज की समस्या को समझकर हम उसको स्मूथ करके भविष्य की नीति कैसी बनाएं, इसके ऊपर आप लोग विचार करो। मेरे पास बोलने लायक तो मैं दिन भर इस विषय पर बोल सकता हूँ, इतनी कल्पना और इतनी चर्चा हो रही है, पर मैं उसमें समय नहीं गवाऊंगा क्योंकि मुझे भी जाना है। पर यू आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पार्टी। इंडस्ट्री हार्ट ऑफ द कंट्री है, इंडस्ट्री बढ़ेगी तो देश बढ़ेगा। मेजॉरिटी ऑफ द जीडीपी इज कमिंग फ्रॉम इंडस्ट्री। और वेलफेयर स्टेट में राजा की कमिटमेंट है कि जो गरीब है उसको फुकट में दो, जो दे सकता उससे लो और संतुलन बना के रखो। सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक जस्टिस इज ए पार्ट ऑफ कन्विक्शन एज फार एज बीजेपी इज कंसर्न। वी आर वेरी मच कमिटेड फॉर द पुअर पर्सन्स, फार्मर्स एंड रूरल एरिया
हम उनका भी विकास चाहते हैं और देश का भी विकास चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं हमको इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, इंडस्ट्री में मीडियम इंडस्ट्री, मेजर इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, इन सब को सोचना होगा। और ये सोचते समय भविष्य में नीति निर्धारण करने के लिए किसी व्यक्ति के अगर किसी इंडस्ट्री के इंटरेस्ट में नहीं, तो देश के हित में हमारी सोच क्या होगी, इसका विचार कर कर कोई नीति आपके सेल ने बनानी चाहिए। ये मेरा आपसे आग्रह से प्रार्थना है। वैसे मुझे भी एक कार्यक्रम में जाना, अचानक आज थोड़ा सा आपके कार्यक्रम में ये जो दिल्ली का हुआ इसके कारण थोड़ा अड़चन पैदा हुई और देरी से शुरू हुआ है, पर आज के मीटिंग में मुझे 15 दिन के अंदर आप ये पेपर दीजिए और मुझे सबमिट करिए तुरंत। पर मैं आपको एक बात ये भी बता दूँ, 15 दिन में नहीं दिया, फिर जो कुछ आएगा विजन डॉक्यूमेंट में, फिर उसमें चिल्लाना नहीं कि हमको तो ये कहना है। जो करना है वो 15 दिन के अंदर मुझे ला के दो, उसमें से बहुत सी चीज़ें सोच कर उसके अंदर में डालेंगे, और 15 दिन में नहीं देंगे तो जो हमको मन में आता वो डालेंगे, फिर आप क्या चिल्लाएंगे इसकी कोई बात हम सुनेंगे नहीं। तो ये है अपॉर्चुनिटी फॉर 15 डेज, लेट अस प्रिपेयर इट। और अपने विरोधी लोग होंगे उनका भी विचार करो। मेरे साथ वर्ल्ड बैंक के डायरेक्टर काम कर रहे हैं, एशियन बैंक के डायरेक्टर काम कर रहे हैं, रिटायर्ड IAS ऑफिसर काम कर रहे हैं। कल मेरे पास एक IT का प्रेजेंटेशन हुआ, ऑब्जर्वर फाउंडेशन ने दिया। वो ये जो साइबर क्राइम का जो है आगे चलकर भविष्य में कैसा होगा, इसका प्रेजेंटेशन था। हमने 15-20 लोगों ने उसको सुना। हम अलग अलग विषयों पर अध्ययन कर रहे हैं। हमारे पास समय नहीं है और मैं कर भी नहीं सकता, क्योंकि इतने पीछे इतने बाकी झंझटें रहती है कि ये करना बहुत कठिन है। पर ये जो काम पार्टी और देश के हित में मेरे अध्यक्ष ने मेरे ऊपर जिम्मेदारी दी, तो मैं अनेक लोगों से कंसल्ट कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। एक टीम बनाई है हमने, रिटायर्ड IAS ऑफिसर से, फिकी में से कुछ लोग हैं, वर्ल्ड बैंक के हैं, एशियन बैंक के हैं, पावर सेक्टर के प्रमुख हैं, सब लोग मेहनत कर रहे हैं। जिस प्रमाण में एक बात की नाराज़ी मैं आपके सामने थोड़ा सा माफ़ी मांगकर बताता हूँ। अपने यहाँ पार्टी है ना, सबको मेरा क्या होगा वाली पार्टी है। एक गाना तैयार करो, मेरा क्या होगा। टिकट इच्छुक लोगों का महासागर जैसा पार्टी का स्वरूप बना है। तो मेरा क्या होगा यही गाना गाते हुए दिखते। देश का क्या होगा ये गाना कोई गाता नहीं, गरीब का क्या होगा ये गाना कोई गाता नहीं। थोड़ा सा पार्टी को, विचारधारा को और संगठन को देश के हित में ले जाने के लिए हमारे सेक्टर में विचार करके हम कैसी नीति अपनाएं, उसका चिंतन मनन जब संभव हो तो कार्यालय में आज के इसमें करो, कल करो, परसों करो। और अच्छा सुझाव दूंगा, आपके इसमें इंडस्ट्रीज़ को डिवाइड करो। समझो 15-10 ग्रुप बनाओ, 10 ग्रुप को अलग अलग ग्रुप में कहो कि आप विचार करो, लेट अस फाइंड आउट द प्रॉब्लम्स, और फिर उसके आधार पर देश के हित में। नहीं तो मैं अपना प्लास्टिक इंडस्ट्री वाला हूँ तो लगा दो जी, लिखवा दो, प्लास्टिक इंडस्ट्री के सब टैक्स माफ़ कर दो। ऐसी नीति मत बनाओ। ये आपके इंडस्ट्री के इंटरेस्ट में नहीं, देश के इंटरेस्ट में आपको सोचना है। और वो आप पॉलिसी तैयार करके अगर आप हमको देंगे तो उसके ऊपर सीरियस विचार होगा और उसका अमल भी करने की कोशिश मैं ज़रूर करूँगा। मैं फिर से एक बार आपके सेल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और इस दिशा में आप बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन करने की क्षमता, यहाँ मंच पर बैठे हुए भी लोगों ने अच्छा काम किया है और मेरे सामने बैठे हुए लोगों में भी बहुत बड़ी क्षमता है। आप ज़रूर इसमें काम करके ज़रूर इस बारे में एक रिपोर्ट तैयार करके दीजिए। यही आप सब लोगों से प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।